दोस्तों, इस स्टोरी के पार्ट 1 में हमने जाना था कि कैसे कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक को ये एहसास हुआ कि कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान इतना पावरफुल होता है कि अगर वो गलत हाथों में चला जाए तो पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। और इसी डर से जन्म हुआ था 9 अज्ञात लोग या 9 अननोन मैन के उस सीक्रेट सोसाइटी का, जिनको दुनिया के सबसे खतरनाक, डेंजरस और वर्जित जो ज्ञान था उसका प्रोटेक्टर माना गया। हमने पिछले एपिसोड में उनकी जो 9 सीक्रेट किताबें थीं, उनके जो उत्तराधिकार, सक्सेशन के जो नियम थे, और उन्होंने जो समय समय पर मानवता की रक्षा के लिए, उसकी हेल्प के लिए जो बार बार इंटरवेंशन किए थे, बिना बोले चुपचाप सीक्रेट इंटरवेंशन, उनके बारे में भी जिक्र किया था। जैसे कॉलरा का टीका, वैक्सीन, जूडो की उत्पत्ति, या गंगा नदी का शुद्धिकरण, या दिल्ली का जो आयरन पिलर है उसकी पहेली। इस एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगी वो प्रूफ, वो एविडेंस या वो कहावतें, वो रिसर्च जिनका कि जिक्र किया जाता है, जिससे हम शायद ये सोच सकते हैं या आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक लोक कथा है, या इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक, हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसे जानबूझकर दबा दिया गया था। तो जो रिसर्चर्स इस सीक्रेट सोसाइटी में, जो मौर्य साम्राज्य के समय पे स्थापित की गई थी, बनाई गई थी, उनके अस्तित्व में जो लोग विश्वास रखते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो रिसर्चर्स पूरे भारत में बहुत सारी ऐसी पुरातत्व की जो खोज थी, जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज थी, उनकी तरफ इशारा करते हैं, जो कि जो खोज जो थी, डिस्कवरीज थी, वो इस बात का संकेत देती हैं कि प्राचीन मौर्य साम्राज्य का जो एक बाहरी लुक था, जो एक नॉर्मल राज्य था, अच्छा उन्नत राज्य था, उसके नीचे, उसकी बुनियाद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, सोफिस्टिकेटेड एक ढांचा काम कर रहा था। और हम आपसे वो एग्जाम्पल्स अभी शेयर करेंगे जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला एविडेंस आता है पाटलिपुत्र से। तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, उसकी विशाल, बहुत बड़ी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना के पास है। वो हमेशा से ही एक बहुत ही रिच आर्कियोलॉजी का स्थान रही है। तो वहाँ का जो महल था, वहाँ नॉर्मल पैलेस आर्किटेक्चर है, आर्कियोलॉजी से पता लगता है। लेकिन कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर गहराई में दबे हुए अंडरग्राउंड कमरे और सुरंग का एक ऐसा नेटवर्क मिला था, जो कि कहते हैं कि बहुत हेवी, थिक और मजबूत दीवारों से बना हुआ था, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, भूल भुलैया जैसी हवा के आने जाने के वेंटिलेशन सिस्टम्स बनाए गए थे वहाँ पर। और इससे ये संकेत मिलता है, ये सोच इशारा करती है कि शायद वहाँ पर बहुत ही जो वॉलेटाइल केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, शायद उनको, या बहुत ही खतरनाक टेक्निक्स को सुरक्षित रखने के लिए उस वजह से वैसा ही इंजीनियर किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोन टैबलेट्स मिली हैं। तो स्टोन टैबलेट्स का अगर मैं आपको क्विक एक्सप्लेनेशन दूँ दोस्तों, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स खुदाइयाँ करते थे, तो अक्सर उन्हें आज के जो टैबलेट्स होते हैं उसके शेप में पत्थर के स्लैब्स मिलते थे, जिन पे खुदाई करके लिखा होता था, जो आपको उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ बता सकते थे। तो जो यहाँ पे पाटलिपुत्र के जो महल था मौर्य साम्राज्य का, वहाँ की खुदाई में जो स्टोन टैबलेट्स मिले हैं, उनमें से बहुत से टैबलेट्स के ऊपर बेहद कॉम्प्लिकेटेड केमिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला मिला है, जो अपने समय से तो हैरान करने से भी ज़्यादा हैरानी के लेवल तक एडवांस थे। और अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, 3rd सेंचुरी BC, ईसा पूर्व, वहाँ उस टाइम के हिसाब से तो और भी ज़्यादा एडवांस थे। और इसमें विश्वास करने वालों का दावा है कि ये जो अंडरग्राउंड कमरे थे, जो पूरा नेटवर्क था, ये उन्हीं 9 अननोन मैन की सीक्रेट लेबोरेटरी था, जहाँ पे वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, उस नॉलेज को संभाल के रखते थे। जैसे आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी सीक्रेट लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की हुई हैं, जहाँ पर हेवी एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, जिसके बारे में आम जनता को, नॉर्मल लोगों को ना एक्सेस दिया जाता है, ना कुछ बताया जाता है। तो मानने वाले मानते हैं कि ये भी वही चीज़ थी उस टाइम पर।
आपने हिस्ट्री में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो सबसे प्रसिद्ध था सांची का, जो पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली वो हमेशा से एक मेडिटेशन सेंटर था, बौद्ध मेडिटेशन सेंटर। कहते हैं कि उस एरिया की जब बहुत नीचे की खुदाई की गई तो अगेन वहाँ पे बहुत से छिपे हुए एक ऐसे कमरे मिले जो कि यूजुअली एक मॉनेस्ट्री की तरह नहीं थे, एक अलग ही तरह के कमरे थे। ये सील किए हुए जो तहखाने थे, इनके अंदर जो रिसर्चर्स थे उनको कहते हैं कि उनको बहुत सही सटीक तरीके से तैयार किए हुए मेटल के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, ऑपरेटर्स जो एक स्कूल में जो हमारे लेबोरेटरीज होते थे उनमें होते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज में या कहीं पर लेबोरेटरीज होती हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स मिले। बहुत ही डिटेल्ड शारीरिक रेखा चित्र, जिसको हम एनाटॉमी की ड्राइंग्स बोलते हैं, वो पत्थर के स्लैब्स पे बनाई हुई मिली। एक धर्म का जो स्मारक था सांची स्तूप, उसके नीचे इतना एडवांस्ड एनाटॉमी या केमिकल के जो उपकरण मिले हैं, इससे जो मानने वाले हैं, जो इस सोसाइटी का होना मानते हैं, वो इन चीज़ों का एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं और कहते हैं कि इन जगहों को इन 9 लोगों ने, इनकी सोसाइटी ने एक लेबोरेटरी की तरह, एक फोर्टिफाइड लेबोरेटरी की तरह किया हुआ था, जहाँ पे किसी का आना जाना इजी नहीं था और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स शांति से और पूरे सीक्रेसी के साथ चला सकते थे। सम्राट अशोक ने अपने समय पे बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए जगह जगह पिलर्स बनवाए और उन खंभों पर खुदाई करवा के सत्य, अहिंसा, मानवता के संदेश खुदवाए। तो जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कहते हैं कि जो इन पिलर्स पे रिसर्च करते हैं या की हुई है, वो कहते हैं कि इन खंभों के अंदर इन पिलर्स के अंदर उन्हें कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स मिले अंदर की तरफ, जिनको सील किया गया था एक बहुत ही टिकाऊ सीमेंट के मिक्सचर से, जो कहते हैं आज की मटेरियल साइंस के लिए थोड़ी मिस्ट्री ही है, जो वो सॉल्व नहीं कर पाए। जब इन कंपार्टमेंट्स को तोड़ा गया तो अपेरेंटली यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत टाइटली बांधे हुए मेटल के स्क्रोल्स मिले। स्क्रोल जैसे आप अगर एक कागज रोल कर देते हो, उसको स्क्रोल बोलते हैं। इन पर जो लिखी हुई भाषा थी वो ग्रीक की एक भाषा होती है, अरामाइक, और प्राचीन जो ब्राह्मी लिपि थी इन भारत की, उनको मिलाकर लिखा गया था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड। अब मैं आपको ये बता दूं कि सम्राट अशोक के टाइम पे प्राकृत भाषा में ज़्यादा लिखा जाता था, प्राकृत भाषा इस्तेमाल होती थी उस समय। ये अरामाइक और ब्राह्मी नहीं इस्तेमाल होती थी ज़्यादा, तो ये कोड्स उन लैंग्वेजेस में लिखे गए। और जो लोग जितना भी हिस्सा इसका डिकोड कर पाए, वो कहते हैं कि इन कोड्स में उस सीक्रेट सोसाइटी के होने की तरफ इशारा किया जाता है। और कहते हैं जो लोग बहुत ही सॉलिड तरीके से मानते हैं इनके एग्जिस्टेंस को, ये 9 अननोन मैन के एग्जिस्टेंस को, वो कहते हैं कि ये कोड्स जो डिकोड किए गए थे, ये उनके होने का सबसे सॉलिड प्रूफ है, सबसे सॉलिड एविडेंस है। तो आइए अब बात करते हैं विदेशी विद्वानों से, जो हमें ऐतिहासिक, जो हिस्टोरिकल संकेत मिले हैं इस सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, ये ज्ञान के रक्षक, इनकी मौजूदगी का संकेत उन प्राचीन विदेशी जो यात्री थे उनके विवरण में भी मिलता है जो भारत आए थे। तो पहले जिनका हम जिक्र करेंगे वो है 7th सेंचुरी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री शानजांग। इन्होंने भारत की यात्रा की। उन्होंने अपनी डिटेल, जो उनके यात्रा के वृत्तांत थे, जो डिटेल्स थे, जो मेमोइर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र किया था जो वहाँ के लोकल बौद्ध भिक्षुओं के बीच में बहुत धीरी आवाज में सुनाई जाती थी। इन कहानियों में प्राचीन ज्ञान के रक्षक या वो 9 अननोन मैन और बौद्ध मठों के नीचे गहराई से छुपी हुई बहुत बड़ी लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरीज का रेफरेंस था। कहा जाता है कि इन लाइब्रेरीज में आम विद्वानों को जाने की सख्त मनाही थी, ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। 4 सदियों के बाद यानी कि 11वीं शताब्दी में फारसी विद्वान और बहुज्ञानी जो थे अल-बरूनी, ये भारत आए। आई एम श्योर आपने अल-बरूनी का नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका, और उन्होंने उसमें जिक्र किया था कश्मीर के क्षेत्र में बहुत ही सीक्रेट स्वभाव वाले लोग, उनसे अपनी मुलाकात का वर्णन किया है इन्होंने इस किताब में।
इन लोगों ने साफ दावा किया है, जिन लोगों से अल-बरूनी मिले थे, कि वो सीधे सीधे सम्राट अशोक के जो 9 विद्वान थे उनके वंशज हैं, उनके सक्सेसर्स हैं। अल-बरूनी खुद भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने लिखा है कि वो इन लोगों, जिन लोगों से वो मिले थे, वो सीक्रेटिव लोगों से मिले थे, उनका एडवांस्ड जो मेटलर्जी का ज्ञान था या जो केमिकल्स के बारे में ज्ञान था, उसको देख के वो खुद हैरान रह गए थे। अल-बरूनी के अनुसार उन लोगों की क्षमता पश्चिमी जगत की वैज्ञानिक समझ से कहीं आगे थी। ये पढ़ के मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। कहा जाता है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसने 1960s के दौरान कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, मतलब डीक्लासिफाई किए थे, अपने थोड़े डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे पब्लिकली, और उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं इन्हीं 9 अननोन मैन या 9 अज्ञात लोगों से जुड़ी बेहद ही सीक्रेटिव जांच का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि CIA उन रिपोर्ट्स पर नज़र रख रही थी जिसमें कुछ ऐसे लोगों का जिक्र था जिनके पास कोई ऑफिशियल साइंटिस्ट की पहचान या डिग्री नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही डेवलपिंग नेशंस में काम कर रहे थे, और कहते हैं उनके पास कुछ ऐसा साइंटिफिक नॉलेज था जो दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। हमेशा से यही हुआ है दोस्तों, जिसके पास पावर है वही स्ट्रॉन्ग नेशन है। तो इन इंटेलिजेंस फाइल्स जो डीक्लासिफाई हुई थी थोड़ी बहुत, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मामले की होती है वो है एक 1952 में एक हुई घटना से। कहते हैं कि भारत में कोई प्रसिद्ध बड़े फेमस कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट फिजिसिस्ट आए थे। वो उन्होंने मेंशन किया कि वो दिल्ली की एक बहुत शांत लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात एक बहुत ही मिस्टीरियस से बूढ़े आदमी से हुई। अब उस बूढ़े आदमी ने इस साइंटिस्ट के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन की जो फंडामेंटल्स थे, जो बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल था, उसके बारे में बहुत गहरी बातचीत की। अब ये वैज्ञानिक तो हैरान रह गए कि बिना पढ़े और बिना ऑफिशियल साइंटिस्ट हुए इतने बूढ़े आदमी को इतना कुछ कैसे पता, क्योंकि उस टाइम पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रिंसिपल था साइंस का जिसे मेन स्ट्रीम वेस्टर्न साइंस पूरी तरह समझने के लिए अभी भी कुछ दशक दूर थी। लेकिन इससे पहले कि ये फिजिसिस्ट जो था, ये वेस्टर्न साइंटिस्ट, ये ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दे पाता, वो बूढ़ा मिस्टीरियस आदमी बिना कोई क्लू छोड़े, बिना कोई निशान छोड़े अचानक से वहां से गायब हो गया। उसके पीछे जो रह गया वो था कुछ नोट्स, कुछ साइंटिफिक नोट्स थे, बड़े मिस्टीरियस, लेकिन प्राचीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए। कहा जाता है कि CIA का वो प्रोग्राम जो इन लोगों की जांच कर रहा था, बाद में बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के तहत बंद कर दिया गया अचानक से, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स थी उनको या तो हमेशा के लिए परमानेंट क्लासिफाइड बोल के बंद कर दिया गया, या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिडैक्ट कर ली गई। रिडैक्ट मतलब छुपा के, जो भी रिलीज हुआ उसमें से मेन इंफॉर्मेशन को छुपा दिया गया, हटा दिया गया उन पेपर्स में से। और सिर्फ CIA ही नहीं, वो अकेली एजेंसी नहीं थी जो इन लोगों पर नज़र रख रही थी। कहा जाता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल्स जो हैं उनमें भी 9 अननोन मैन का जिक्र मिलता है। ये जो जिक्र था ये ऐसे सीक्रेट या बहुत ही ऊंचे लेवल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ था जिनका कोई ओपन सोर्स उन्हें समझ में नहीं आया था कभी भी। उसी समय ये भी अफवाह है कि जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है, जैसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस संगठन, ये जो रॉ है, इनके पास आज भी इस संगठन पर बेहद सीक्रेट और एक्टिव फाइल्स हैं। कुछ पार्शल लीक्स होती रहती है इन्फॉर्मेशन की दोस्तों। तो कुछ पार्शल लीक्स के अनुसार भारत की जो स्टेट सिक्योरिटी है आज भी उन आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस पर बहुत सीक्रेटली निगरानी रखती है जिनका संबंध हिस्टोरिकली सम्राट अशोक के साम्राज्य से माना जाता है। कहा जाता है कि ये एजेंसी उन लोगों पर भी नज़र रखती है जो उन जगहों के नीचे मौजूद जो कथित अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर था उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि 21st सेंचुरी में आते आते ये जो 9 अननोन मैन की जो सोसाइटी थी, इनका इंटरवेंशन जो था, ये बार बार जो ये छोटी छोटी नॉलेज के पीसेस शेयर करते हैं दुनिया से, ये इन पर्सन मुलाकात से हटकर डिजिटल दुनिया में पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ऐसी एनॉमली हुई, कुछ ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिसर्च साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजी फर्म्स। लेकिन फिर भी
बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू हुए, अलग नई तरीके की टेक्नोलॉजीज ईजाद की गई। और कहते हैं कि उनका जो टाइमिंग था ना, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस वो टाइमिंग था। जो ग्लोबल डेटा नेटवर्क पर नज़र रखने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये जो ओपन सोर्स की जो कोड रिपोजिटरीज होती हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो कोडर्स हैं, वो समझेंगे, जो ओपन कोड्स होते हैं, ओपन सोर्स के कोड्स, इनमें कई बार अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार बहुत एडवांस्ड, एकदम सोच बदल देने वाली एल्गोरिथम्स अचानक रातों रात दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें ऐसे ऑथर्स अपलोड करते हैं जिनका सोर्स का पता लगाना इम्पॉसिबल होता है। इसी तरह कहते हैं बड़ी बड़ी बायोटेक्नोलॉजी या जीनोमिक फर्म्स जो हैं, उन्होंने भी ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहाँ पर उन्हें कोई तो सिक्योर चैनल के ज़रिए अचानक से अनोनिमस या बिना किसी नाम के चुपचाप कोई रिसर्च का एक डेटा पैकेज दे जाता है। और जब उन डेटा पैकेजेस को डिकोड करते हैं तो उसमें एक ऐसी जानकारी मिलती है जो मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट को बहुत साल आगे बढ़ा देती है। खास बात यह है कि कहा जाता है कि इस रिसर्च का पता या अचानक से जो सीक्रेट नॉलेज आ जाती है, ये ऐसे टाइम पर आई जब कोई रिसर्च या कोई सर्च या कुछ बनाने की जो कोशिश थी वो किसी रोड ब्लॉक में पहुंच गई या बहुत मुश्किल मोड़ पे पहुंच गई, जहां से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ये जो 9 अननोन मैन हैं, हो सकता है ये उनका ऑपरेशनल फुटप्रिंट हो। ऐसे शायद वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी किताबों से जो चुनिंदा जानकारी है, जो चुन के उठाते हैं, वो शायद दुनिया तक लीक कर देते हैं। तो फिर ये जानकारी दुनिया तक लाया कौन? किसने बात की पहली बार? कहते हैं कि ये जो कहानी है, इसका असली स्ट्रक्चर, 9 लोगों की संख्या या सम्राट अशोक से संबंध, 9 साइंटिफिक किताबें, उनकी कैटेगरीज, ये सब ब्रिटिश राइटर टैल्बर्ट मंडी की कल्पना थी। अब ये कहा जाता है कि ये उनकी कल्पना थी। सच्चाई या नहीं, हम आपसे एविडेंस शेयर करते जा रहे हैं। हमने आपसे पहले वाले एपिसोड में भी कहा था कि हम विश्वास करते हैं कि ऐसा था। हमारा भारत बहुत उन्नत था, बहुत प्रगतिशील था, लेकिन दुनिया ने हमेशा बैलेंस ऑफ पावर के लिए और अपना पावर बनाए रखने के लिए इन सबको कल्पनाएं कहा। खैर, आगे चलते हैं। टैल्बर्ट मंडी भारत में रह रहे एक एक्सपैट थे और ब्रिटिश ऑफिसर थे। कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सफल करियर बनाया था इसको लिखने के बाद। हमने पिछले एपिसोड में पोप सिल्वेस्टर सेकंड के बारे में बताया था। क्योंकि कहा जाता है कि ये 9 अननोन मैन के पास मॉडर्न साइंस से भी आगे का ज्ञान था, इसीलिए इनकी कहानी दुनिया भर के बहुत महान हिस्टोरिकल लोगों से और इंसिडेंट से जुड़ती चली गई। सबसे हैरान करने वाली कहानी थी 10th सेंचुरी के फ्रेंच स्कॉलर गर्बर्ट ऑफ ऑरेलैक, जो बाद में पोप सिल्वेस्टर सेकंड बने। वो सन 999 से 1003 तक पोप बने रहे। इतिहास में गर्बर्ट को एक बहुत तेज दिमाग वाला विद्वान माना जाता है। कहते हैं उन्होंने स्पेन में पढ़ाई की थी और हिंदू अरबिक जो न्यूमरल सिस्टम है हमारा, उसको फिर से वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लोकप्रिय किया था। लेकिन जो कहानी है वो ड्रामेटाइज और ड्रामेटिक कैसे बन जाती है, वो कहते हैं कि इनकी कहानी के अनुसार फॉरबिडन नॉलेज, ये जो छुपी हुई नॉलेज थी, इसकी तलाश में गर्बर्ट पूरी दुनिया को पार करते हुए भारत पहुंचे और उन्हें उन 9 अननोन लोगों से मिलने का अवसर मिला। कहा जाता है कि उनकी असाधारण बुद्धि को पहचान कर ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, उन्होंने अपने कुछ सीक्रेट रहस्यों में उन्हें शामिल किया था और शामिल करने के साथ साथ उन्हें एक ब्रॉन्ज का बना हुआ सिर जैसा एक उपकरण दिया था, एक इक्विपमेंट दिया था। लोगों की माने तो ये शायद एक बहुत एडवांस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम था जो किसी भी मुश्किल क्वेश्चन का जवाब दे सकता था यस या नो में, बाइनरी जवाब, यस या नो। हो सकता है एक तरह से अगर देखा जाए तो शायद मिडिएवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज जैसा नहीं, आज तो बहुत आगे है यस या नो से, लेकिन शायद उस टाइप का इंटेलिजेंस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कहानी के अनुसार गर्बर्ट ने इस ब्रॉन्ज हेड का इस्तेमाल अपना भविष्य जानने के लिए भी किया, जिसमें उनका पोप बनना शामिल था। लेकिन जब उन्होंने रोम में इस बेहद एडवांस्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस को दिखाने की कोशिश की तो उनकी बहुत ही अचानक और बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
इसके बाद कहा जाता है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे उन्होंने अपना ये डिवाइस वापस ले लिया चुपचाप, जिससे कि ये जो टाइमलाइन है ह्यूमन टेक डेवलपमेंट की, ये बहुत सुरक्षित रहे। कहते हैं फिर वो चीज़ हिस्ट्री से हमेशा के लिए गायब हो गई। इन 9 अननोन मैन की कहानी मॉडर्न एरा तक भी फैली हुई है। इनके अनुसार जो ये बड़े बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होते हैं, ये हमेशा एक जीनियस का रिजल्ट नहीं होते कि एक जीनियस था, उसने कुछ नई चीज़ निकाल ली। कहने वाले ये कहते हैं, मानने वाले ये कहते हैं कि शायद ये जो ब्रदरहुड था, ये सीक्रेट सोसाइटी थी, इनके द्वारा बहुत ही केयरफुली मैनेज करने वाली लीक्स होती हैं, जहाँ पे वो छोटी छोटी पीसेस ऑफ नॉलेज सोसाइटी में हमेशा आमतौर पे खोलते रहते थे। कई जो फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको या तो 9 जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका एक्टिव मेंबर बताया जाता है, या उनकी जो आर्काइव्स हैं, जो उनका इंफॉर्मेशन था, उससे बेनिफिट पाने वाले माने जाते हैं इंडियन साइंटिस्ट को। उनमें एक नाम है सर जगदीश चंद्र बोस का, जो रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के पायनियर कहलाते हैं। उनके बारे में ये अफवाह है कि वो इस सोसाइटी में गहरा विश्वास रखते थे और शायद इसका एक हिस्सा भी थे। इसी तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे इंडिया के महान फिजिसिस्ट थे, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के मुख्य आर्किटेक्ट थे, वो भी इस मिथ से, इस लेजेंड से जोड़े जाते हैं। इस लेजेंड के जो बिलीवर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका मानना है या कहना है कि विक्रम साराभाई की जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी थी और जो रॉकेटरी में उन्होंने इतनी तेज़ प्रगति की थी, उसका सोर्स जो था या उसकी सपोर्ट जो आई थी, वो इस सीक्रेट सोसाइटी की जो 6th किताब थी, 6ठी किताब, ग्रेविटी और विमान शास्त्र की, वहाँ पे उन्हें शायद विक्रम साराभाई को इसका एक्सेस था और इस वजह से उनको सपोर्ट मिला था इस इंडियन स्पेस प्रोग्राम में। और ये कहने वाले कहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, और आपको बहुत हैरानी होगी ये सुन के, कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और स्ट्रेटेजिक मिसाइल और न्यूक्लियर डिफेंस के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी इस कहानी से जोड़ा जाता है। जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं उनका मानना है कि एरोडायनामिक्स या बैलिस्टिक्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, उसकी गहरी समझ इसी सोसाइटी द्वारा दिए गए एंशंट विजडम के छोटे छोटे पीसेस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी। और यही कहानी सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं थी दोस्तों। इसके बहुत बड़े वर्जन्स में ये वेस्टर्न साइंटिफिक जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको भी इस कहानी, इस ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका संकेत ये है कि ग्रेविटी के लॉज या थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, इस जैसी डिस्कवरीज को शायद इस सोसाइटी ने गाइड किया था, जिससे कि वो ह्यूमैनिटी के जो प्रोग्रेस है, जो एवोल्यूशन है, उसके हिसाब से ही ये थियोरीज या ये फाइंडिंग्स सामने आए, टाइम के हिसाब से। आपको ध्यान होगा, हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सम्राट अशोक का कहना यही था कि इंसान की जो लिमिट है समझने की, टेक्नोलॉजी को और हैंडल करने की, उसको धीमे धीमे आगे बढ़ाया जाए और धीरे धीरे इन नॉलेज के पीसेस को उनके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, ये 9 अननोन मैन की कहानी को 2 नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ हिस्टोरियंस इसे एक कल्पना बताते हैं, एक रहस्यमयी कथा बता देते हैं, या बाद में लेखकों के द्वारा गढ़ी हुई एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में इसका कोई सीधा या पक्का प्रमाण लिखा हुआ नहीं मिलता है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस कहानी से जुड़े कुछ संकेत हैं, कुछ बहुत ही असाधारण आर्कियोलॉजिकल रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं, एक ऐतिहासिक उल्लेख है, रेफरेंस है, और ये प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक समझ थी, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। शायद ये पूरी तरह सच ना हो, लेकिन शायद ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हम इंसानों में सचमुच उस ज्ञान को संभालने की क्षमता है? हम क्या तैयार हैं जिसे हम लगातार निरंतर खोजते रहते हैं? और अगर कुछ ज्ञान इतना पावरफुल हो, इतना डेंजरस हो,
कि वो एक समय पे दुनिया को बचा भी सके और मिटा भी सके, तो क्या उसे छुपा कर रखना कोई अपराध है? ये समझदारी है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर एक और कहानी लेकर आऊंगी जो जवाब से ज़्यादा सवाल छोड़ जाती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो ये कहानी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।